जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने जहां जनसंख्या नियंत्रण का समर्थन किया है, वहीं साथ ही साथ ये भी कहा है कि कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई राज्य तमिलनाडु जैसे ऐसे हैं जिन्होंने करके दिखाया है। संदीप दीक्षित ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि जनसंख्या नियंत्रण का प्रारूप क्या हो, किस तरीके से नियंत्रण किया जाए, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन कैसे होगा ये नहीं बताती। आरएसएस के द्वारा लगातार जनसंख्या का मुद्दा उठाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले पर हमलावर रहती है। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं संदीप दीक्षित जी। सर देखें तो लगातार आरएसएस ये मुद्दा उठाती है। अब दत्तात्रेय हाजपुले ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण होना ही चाहिए। नहीं, ठीक है, होना चाहिए अगर सरकार की नीति है तो। पहले चीज़ तो आरएसएस और उस समय जो जनसंघ होता था वो इस बात का जवाब दे कि जब एक नियोजित तरीके से कांग्रेस ने 75, 76, 77 में जनसंख्या पर बहुत ठोस कदम उठाए थे, तब हमारा विरोध क्यों कर रहे थे? इसलिए क्योंकि उसमें वोट मिलता। तो तभी मुझे लगता है कि क्या इनकी सही में निष्ठा जनसंख्या नियंत्रण पर है या जनसंख्या इस जैसी नीतियों को लेकर वोट पर इनकी नज़र है। एक तो ये जवाब हमें आज तक नहीं मिलता कि आज तक इन्होंने क्यों जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं की। पहले भी इसकी सरकार रही, भारत सरकार में भी इनके रही, राज्यों में भी इनकी सरकारें रहीं। उन राज्यों में कभी उन्होंने वो कदम नहीं उठाए जो हमारे दक्षिण के राज्यों ने उठाए, जहाँ जनसंख्या आज स्थिर हो गई है। तो आप भी सीखते और राज्यों से। फिर यह है कि जब आप जनसंख्या नीति की बात करते तो सामने तो लाइए कि नीति में क्या बात कर रहे हैं, क्या उसमें कंट्रोल करेंगे, क्या कोई अंकुश लगाएंगे, क्या बाय लॉ मतलब आप समझ लीजिए गैर कानूनी बना देंगे ज़्यादा बच्चे होना, क्या संविधान इस चीज़ की अनुमति देता है कि नहीं देता है, या जनसंख्या नियंत्रण को आप प्रोत्साहन देंगे, क्या करेंगे, ये सब बताएं ना। देखो ऑलरेडी जहाँ तमिलनाडु ले लीजिए, आप केरला ले लीजिए, जो राज्य हैं जहाँ जनसंख्या स्थिर हो चुकी है, उनसे भी सीखें। इन 2-3 राज्यों ने बेहतरीन काम किया है जनसंख्या नियंत्रण में। तो पहले भारत सरकार अपनी टीमों को इन राज्यों में भेजे, वहाँ की पार्टियों, वहाँ की सरकारों से पूछे कि आपने वो क्या किया जिसका भारतीय जनता पार्टी कभी सोच ही नहीं पाई। आप कह रहे हैं कि वाकई होना चाहिए, तो क्या कानूनी तौर पर इसका कोई रास्ता हो सकता है? नहीं, कानूनी तौर पर रास्ते की ज़रूरत भी नहीं है ना। इसी देश में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ जनसंख्या आज स्थिर हो गई है, और ये बात देखी गई है कि अगर आप धीरे धीरे शिक्षा का स्तर बढ़ाते हैं, सामाजिक रूप से सामाजिक बदलाव में महिलाओं को शक्ति देते हैं, उनका सशक्तिकरण करते हैं, जो पुरुष प्रधान समाज हैं उनमें समानता और समता लाते हैं महिलाओं पुरुषों के बीच में, महिलाओं को अपनी शरीर पर अपनी मर्जी के अधिकार देते हैं और उसको क्रियान्वित करते हैं, तो धीरे धीरे जनसंख्या जो है नियंत्रण में आ जाती है। तो जब ये उदाहरण है, इस तरह की तरफ क्यों ना काम करें आप? जब इस तरह की बात आती है, कांग्रेस के और ओवैसी के सुर एक क्यों हो जाते हैं और लगातार ओवैसी इस बात को उठाते हैं कि हमारे ओवैसी का कोई सुर एक नहीं है। हम तो कह रहे हैं, मैं तो कम से कम कह रहा हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण पर आप कानून लाओ। हमने भी इस पे काम किया था भाई। 77 में किसने किया था पूरा का पूरा? 75, 76, 77 में इमरजेंसी के समय नसबंदी की नीति कौन लेकर आया था? उस समय हमने इस पे आगे बढ़ चढ़ के काम किया था, ऐसा तो नहीं। लेकिन मेरा ये कि किस नीति पर हम कमेंट करें, पता तो चले क्या नीति लेकर आ रहे हो भाई। इनका कोई लीडर कोई बोलता है, कोई लीडर कोई बोलता है। लीडर बोलने का नीति थोड़ी है। आपसे भी मैं पूछता हूं कि अगर ये कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण की नीति लानी है, तो 1, 2, 3, 4, 5 क्या कदम है उसमें बता दें। आप भी नहीं बता पाओगे कौन से कदम है, क्योंकि इन्होंने उल्लेख ही नहीं किया है कि नीति का क्या मतलब है। एक बार नीति आए, पता चले उसमें क्या आप करना चाह रहे हो, तभी तो हम कोई उस पर कॉमेंट कर पाएंगे ना। जो भी कानून बने वो सबके लिए बने, ये बात भी कही जा रही है। सारे कानून सबके लिए बनते हैं, ये इसमें नई बात क्या है? मुझे कोई कानून बता दो तो सबके लिए ना बनाओ। वो दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कानून अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग क्रियान्वित करती है। कहीं बलात्कारियों के लिए कोई कानून होता है, कहीं बलात्कारियों के लिए कोई कानून होता है। किसी समाज समुदाय के लोग अगर गलत काम करते हैं तो एक तरीके से कानून काम करता है, किसी और समाज में अलग तरीके से काम करता है। तो अलग अलग कानून की, इसलिए ये भाषा बीजेपी सवाल करती है कि कानून सबके लिए हो। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, जब भी कोई कानून बनेगा सबके लिए बनेगा और सब पर एक तरीके से लागू होगा। कैमरामैन रमेश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। रामबन के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले के विकास के लिए बुलाई गई समीक्षा बैठक में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। लाभार्थी योजना को जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए मंत्री ने कहा कि पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं, ताकि जमीनी स्तर पर सभी सामाजिक योजनाओं के प्रभावों का प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया जा सके। आज हमारे स्पेशली वुमेन एंड चाइल्ड में जो कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है, उसमें स्पेशली तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में
पहले 3 इंस्टॉलमेंट में 5,000 रुपीज देते थे। अभी मोदी जी के नेतृत्व में वो हमने 2 इंस्टॉलमेंट में कर दिया है। प्लस अगर सेकंड चाइल्ड जो गर्ल चाइल्ड होगा, क्योंकि यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट में भी सेक्स रेशियो 902 ही है, तो उसके सेकंड चाइल्ड गर्ल चाइल्ड होगा तो हम उसको 6,000 रुपीज देंगे। प्लस दूसरी जो कुछ मोदी जी की जो कुछ स्कीम बच्चों के लिए है, महिलाओं के लिए, और हमारा स्पेशल दूसरा डिपार्टमेंट आयुष है, तो आयुष के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। कुछ हॉस्पिटल में कुछ स्टाफ की कमी है, वो सब चीजें आज डीसी साहब को मैंने एक्सप्लेन की। जम्मू में स्मार्ट मीटर्स लगवाने की कवायद शुरू होने के बावजूद कई इलाकों में लटकती तारें और पार्कों में लगे ट्रांसफार्मर लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। ऐसे ही एक इलाके पक्का डंगा में इन बेतहाशा लटकी तारों और खतरा बने ट्रांसफार्मर की वजह से रिहायशी लोगों और दुकानदारों को जान का खतरा बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। यह लटकती तारों के जाल जम्मू के बुक मार्केट कहलाए जाने वाले पक्का डंगा इलाके के लोगों के लिए जी का जंजाल बन गए हैं। न सिर्फ इन तारों के कभी भी गिरने का खतरा बना हुआ है, बल्कि कई बार यहाँ इन तारों के गिरने से आग भी लग चुकी है। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि कई बार विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने इसकी बात करने के बावजूद भी समस्या का संज्ञान नहीं लिया गया। एक और जम्मू में स्मार्ट सिटी के दावे किए जा रहे हैं, दूसरी ओर कहा जा रहा है उज्जवल भविष्य उज्जवल भारत की और अग्रसर है पीडीडी का विभाग। लेकिन असल तस्वीरें कुछ इलाकों में अलग ही तस्वीर बयां करती हैं, अलग ही कहानी बयां करती हैं। ऐसी कहानी बयां करती हैं जिसमें लटके हुए हैं तारों के जाल, जंजाल में फंसे हुए हैं ट्रांसफार्मर्स और उनके साथ सटे हुए जेडीए के पार्क्स चुनौती दे रहे हैं रास्ते से गुजरने वाले बच्चों और बुजुर्गों के लिए। तस्वीरें साहिबा भट्ट के माध्यम से आप सबके सामने देखिए। जहां एक और यह लटकती तारें बंदरों के लिए झूले का काम कर रही हैं, वहीं बंदरों के आक्रमण के साथ साथ यहां के चिल्ड्रन पार्क में लगभग आधे हिस्से में लगे इस ट्रांसफर का खतरा भी बच्चों की जान के लिए चुनौती बना है। यहाँ पे इतनी बुरी हालत है तारों की। स्कूल यहाँ पे हैं, लाइट हाउस स्कूल है, डीबीएन स्कूल है, मुबारक मंडी स्कूल है, बच्चे सब यहीं से निकलते हैं। लेकिन शायद पिछले कितने सालों से यहाँ पे तारों का जंजाल ऐसे ही चलता आ रहा है। इतनी बार स्पार्क हुए हैं, ऑयल इसका बाहर आ जाता है, ब्लास्ट हो जाते हैं। एक बार तो इतनी आग लग गई थी कि हमको दुकानें यहाँ से छोड़ के भागना पड़ा। तो ये आपके माध्यम से हम बार बार इनको पीढ़ी को बोलते हैं कि एटलीस्ट इन तारों को ठीक ढंग से लगाइए। ये लटकी हुई हैं, मतलब इतना खतरा मंडरा रहा है यहाँ पे, तो इस चीज़ को ठीक करके जाइए। हमारे बाज़ार में मेन जो है ना, हमारी स्ट्रीट लाइटें चलती, उनका एक ही जवाब होता है कि आजकल हम ऑनलाइन है, वो उसका फ्री टोल नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करो। उस पर कॉल करते हैं, वहाँ से रिस्पॉन्स कोई नहीं आता। मेरे ख्याल से 3 महीने से ज़्यादा हो गई हैं जो हमने कह के कंप्लेन कर करके अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम तो बोल थक गए, इनको सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे ख्याल से कोई बड़ी मिस हैपनिंग होगी तब देखो कैसे हो गया, स्टॉप सारे खड़े हो जाएंगे, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। उसका ही वेट कर रही हैं कि कोई मिस हैपनिंग हो तो उसके बाद हम देखेंगे। मामले की जानकारी लेकर जब न्यूज 18 की टीम बिजली विभाग के पास पहुंची तो उन्होंने इस मामले का जल्द संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर शिव अनंत दयाल ने जरूरत पड़ने पर ट्रांसफार्मर को वहां से दूसरी जगह लगाने का भी आश्वासन दिया। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ एरियाज़ में कुछ जो वायर्स हैं वो डेंगल्ड हैं, जिससे रिस्क और लोगों को जान माल का खतरा हो सकता है। तो हम अभी अपनी टीम्स को पहले तो वहाँ पर इमीडिएट रिस्पांस के लिए भेजेंगे कि उनको वायर्स को हटा दिया जाए, क्योंकि अधिकतम वायर्स ऐसी होती हैं जो इलीगल कनेक्शन से जुड़ी होती हैं। उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि जब हम स्मार्ट मीटरिंग कर रहे हैं, जो हमारा अभी लगभग 3 लाख मीटर हमारे अभी अगले 6-7 महीने में लगेंगे सिटी में, तो उससे मोस्ट ऑफ द वायर्स जो हैं वो को हटा दिया जाएगा, जो इरेगुलर तरीके से आपको दिखाई दे रही हैं। हादसे के पेश आने से पहले इस पर कार्रवाई कर दी जाए तो बेहतर होगा। वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा भट्ट के साथ पक्का डंगा जम्मू से बिंदिया, न्यूज़ 18 के लिए। जब मन में आस्था हो तब हर कठिन सफर आसान लगने लगता है। पिछले 16 दिनों से साइकिल पर सवार होकर भोपाल से श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करने के लिए श्रद्धालु निकले हुए थे, जो आज श्री माता वैष्णो देवी जी के आधार शिविर कटरा पहुंचे हैं।
श्रद्धालुओं के मन में माता रानी के दर्शन को लेकर काफी उत्साह देखा गया। श्रद्धालुओं द्वारा बताया गया कि हम पिछले 4 सालों से लगातार इसी तरह साइकिल पर सवार होकर भोपाल से धर्मनगरी कटरा पहुंचते हैं और त्रिकुटा पर्वतों में बसी माता वैष्णो देवी जी की एक झलक पाते हैं और फिर अपने आप को पवित्र मानते हैं। हम भोपाल से चलते हैं और हमको लगभग 16 दिन यहाँ तक आने में लगता है और हम माता वैष्णो देवी की ये हमारी 34 साल है। हर साल माता रानी के आते हैं और जो हम मांगते हैं वो माता रानी हमारी मन मुरादें पूरी करती है। हमारा ग्रुप है जय माँ वैष्णो देवी साइकिल यात्रा, लगातार 4था वर्ष भोपाल से जय माँ वैष्णो देवी कटरा धाम पहुँच जाता है। मैं दूसरी बार माता रानी के पास आया हूँ और मैं नवेड़ा से आता हूँ और 1 महीने का मेरा सफ़र होता है पैदल चलते चलते और वैष्णो देवी पे जाता हूँ और बस इतना ही है। माता रानी कृपा करती है और आपकी भी और दुनिया की कृपा करे सब लोगों की। जय माता वैष्णो देवी। हम जो है भोपाल से चलते हैं और हमारी जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण करती है, इसलिए हम साइकिल यात्रा से आते हैं। हमको कोई कष्ट नहीं होता है, माँ भवानी की दुआ से जो मांगते हैं वो पाते हैं। इसलिए हम ये 4था वर्ष है। हमारे गुरुदेव हैं, इनके साक्षात नमन, इनके द्वारा आज हम भी शामिल हैं यात्रा में और हर साल इसी तरह आते रहेंगे। तेज बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन भोपाल से आए हुए साइकिल पर सवार होकर माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं के कदम नहीं रुक रहे हैं। मां भगवती के दर्शनों के लिए लगातार अग्रसर आदर्शवर कटरा की तरफ हो रहे हैं। ये भोपाल से ग्रुप जो है वो साइकिल पर पिछले 4 सालों से लगातार जो हो आदर्शवर कटरा त्रिकुटा पर्वतों में बसी मां वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए पहुंचता है और साथ ही में एक सदस्य, एक श्रद्धालु जो है वो यूपी से पैदल लगातार चलते हैं और 2 सालों से लगातार चलते आ रहे हैं और आज इनकी दूसरी यात्रा है और ये पैदल पिछले करीब 1 महीने से चले हुए हैं और 16 दिनों से लगातार भोपाल से साइकिल पर सवार होकर के श्रद्धालु भी आज कहीं ना कहीं मां वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए कटरा पहुंच चुके हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, कटरा। तकिया रज़ाक शाह त्राल में मौजूद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत कुत्तों और असामाजिक तत्वों के लिए अड्डा बन गई है। मकामी लोगों ने बताया है कि कुछ साल पहले महकमे ने यहां से इस स्कूल को दूसरे स्कूल के साथ क्लब कर दिया था, लेकिन इमारत को ऐसे ही छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से ये इमारत खस्ताहाल हो गई है और इसकी हिफाजत के लिए कोई इंतजाम नहीं है। नतीजा यह है कि असामाजिक तत्वों का यहाँ जमावड़ा लगता रहता है। के लिए बिल्डिंग बनी थी, वो बच्चे कहाँ गए, उनको कहाँ भेजा गया ये पता नहीं। क्यों भेजा गया, वहाँ से क्यों निकाला गया, बिल्डिंग को ऐसे ही क्यों छोड़ा गया, जबकि उसकी हालत इस वक्त अबतर है, खस्ता हाल है उस बिल्डिंग की, क्योंकि जब उसको इस्तेमाल में ही नहीं लाया गया। अगर वहाँ के बच्चों को वापस लाया जाता उस स्कूल में और उसकी मरम्मत की जाती और उनको वहाँ पढ़ाया जाता तो एक बात होती। अगर मतलब महकमा एजुकेशन का ये मानना है कि नहीं वहाँ बच्चे इतने नहीं हैं जिनके लिए हम बिल्डिंग या स्टाफ प्रोवाइड कर सकें, तो फिर उस बिल्डिंग को किसी दूसरे महकमे को ट्रांसफ़र करनी चाहिए, ताकि वो बिल्डिंग नशा करने वालों लोगों की आमाजगाह न बने। वो बन चुकी है, लेकिन इस लानत को रोकने के लिए उस बिल्डिंग को काम में लाया जाना चाहिए या बच्चों को वहाँ वापस या किसी दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करनी चाहिए, ताकि वो बिल्डिंग एक गलत जगह नहीं बन जाएगी। फिर सीओ साहब से बात की, चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा, उससे मैंने गुजारिश किया कि